हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। अब पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है, आपके देश का नाम और मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों में समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि बच्चे जो है एक चिंतन करेंगे तब उसका आंसर देंगे, और जो बाकी ऑप्शन जैसे कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो बस जिसको मालूम होगा वो बता देगा इसका आंसर। जैसे कि आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं, तो यहाँ पे चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको राजधानी और राज्य मालूम है तो बस इसका प्रश्न का आंसर बता देगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। सी ऑप्शन दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना या फिर उसका प्रावधान। और डी ऑप्शन दिया गया है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो यहाँ पे थर्ड का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे पहला कथन दिया गया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। उसके बाद कारण यहाँ पे दिया गया है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। अब यहाँ पे बताना कि कथन और तर्क जो है ये दिए गए, इनमें से कौन कौन सही है। तो यहाँ पे जो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये जो कथन ए दिया गया ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। और जो यहाँ पे कारण दिया गया है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो एक कथन और जो कारण दिए गए दोनों यहाँ पे सही दिए गए हैं, लेकिन जो यहाँ पे कारण दिया गया है वो एक ही व्याख्या, कथन एक व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। अब ए वाला जैसे दिया गया है, समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति। उसके बाद अगला है, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। और डी वाला ऑप्शन दिया गया है,
शारीरिक विकास की तेज गति। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कक्षा में होते हैं और जो अन्य विद्यार्थी होते हैं, तो उनमें से मतलब कौन कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि डी वाला दिया गया यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी और जो कक्षा में अन्य विद्यार्थी होते हैं, उनके बीच समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति, इन दोनों में जो है विभिन्नताएं पाई जाती है। क्योंकि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो सीखने की तेज गति उनमें होती है और समझ की क्या होती है, अग्रवर्ती गहनता, मतलब समझ की जो है अच्छी नॉलेज होती है उनमें। तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन जो है इनमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंट होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता के संबंध में कौन सा कथन सही है यहाँ पे, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो श्रवण बाधिता है बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि में भिन्न है। तो यहाँ पे बताना जो पाठचर्या की सीखने की जो अपेक्षाएं हैं किनमें समान है और किनमें से भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में भिन्न होती हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ज्ञान व्यक्तिपरक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। उसके बाद सी वाला ऑप्शन दिया गया है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। उसके बाद डी वाला ऑप्शन दिया गया है, ज्ञान बहुलवादी और बहुविधि है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो यहाँ पे 8 नंबर का जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों के बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए ज्ञान व्यक्तिपरक है बिल्कुल सही है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। और ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब जैसे यहाँ पे कथन दिया गया है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थी जो होते हैं विद्यार्थियों में जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए शिक्षकों को प्रयास करने चाहिए। उसके बाद कारण दिया गया यहाँ पे, शिक्षा के एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो एक कारण भी यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। और यहाँ पे जो कारण आर दिया गया है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महारत या फिर निपुणता
निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो महारत को ही निपुणता कहते हैं। तो एक जब किसी की जो है किसी चीज़ में बहुत अच्छी पकड़ होती है उसको क्या कहते हैं? महारत। जैसे कि कोई सब्जेक्ट किसी को उसमें महारत हासिल होता है या फिर निपुणता हासिल होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि महारत और निपुणता में महारत, निपुणता और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य क्या होते हैं? उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भाई बहन के रिश्ते या फिर रिश्तों। भाई बहन के रिश्ते या फिर रिश्तों। अब ए ऑप्शन दिया गया है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और अवस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि जो भाई बहन के रिश्ते होते हैं माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे कथन दिया गया है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। बिल्कुल सही दिया गया है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। उसके बाद कारण यहाँ पे दिया गया है, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो कारण भी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल ही सही दिया गया है और जो आर कारण है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसके अनुसार यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिक दर पर निर्भर होता है। बिल्कुल ही गलत दिया गया, क्योंकि जो भाषा विकास पूरी तरह से आनुवांशिकता के साथ साथ पर्यावरण पर भी निर्भर होता है। उसके बाद बी वाला ऑप्शन दिया गया है, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से पारस्परिक संबंधित हैं। ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। अब यहाँ पे भाषा विकास के बारे में जो कथन सत्य है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। अब आपसे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य, जिसको डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है प्रणालीगत ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। कैसे? प्रणालीगत ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि बोध आधारित शिक्षण का जो अंतर्निहित सिद्धांत है उसका यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है?
जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो यहाँ पे 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पे माध्यमिक कक्षाओं में जो अनुकूल कक्षा का वातावरण होता है वह किस पर केंद्रित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी अधिगम पर, कोऑपरेटिव लर्निंग पर केंद्रित होता है। अब आपसे 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लेओ वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो होता है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। कैसे होता है? सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। अब आपसे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से जो 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या करती हैं? बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए इनमें बताना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा कौन सी इनमें से। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर सांकृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। क्या है कि जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो सीमा है वह संज्ञानात्मक विकास पर सांकृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे कथन दिया गया है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। उसके बाद कारण दिया गया यहाँ पे, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो लैंगिक या जेंडर अंतर जन्मजात होता है बिल्कुल ही गलत दिया गया है, समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। लेकिन ये क्या, जो लैंगिक या जेंडर जो रूढ़िवादिता है यह केवल समाज के द्वारा फैलाई गई है। तो यहाँ पे कारण जो आर दिया गया है ये यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। और जो यहाँ पे कथन ए दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है कि रूढ़िवादिता को ख़त्म करने के लिए एक शिक्षिका ऐसे करती है। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, परंतु आर वाला गलत है। तो इसके अनुसार यहाँ पे ए वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपसे 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ऑप्शन कि जो एक प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें विद्यार्थी अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछते हैं। बी वाला ऑप्शन है, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। अब यहाँ पूछा गया एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे बी, सी और डी ऑप्शन सही है। तो इसके अनुसार यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बी, सी एंड डी। अब आपसे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। अब यहाँ पे देखो बताया कि जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने की जो जुड़ी अपेक्षाएं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है जेंडर भूमिकाएं।
और इन्हें कब सीखा जाता है? इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल गलत दिया गया है। बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, ये भी बिल्कुल ही गलत दिया गया है। बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण की एकमात्र साधन है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया था कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? अब यहाँ पे पूछा कि सामान्य बुद्धि के बारे में जो है किसने क्या किया था, इसकी अवधारणा की आलोचना की थी? तो यह किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। और इन्होंने जो है 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था। अब आपसे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्किन द्वारा किस प्रकार की गई थी? तो कैरल गिल्किन ने जो आलोचना की थी, इनकी की थी नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नता। कैसे की गई है? कैरोल गिल्किन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। तो यहाँ पे 27 के ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? अब ऑप्शन ए दिया गया है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि जो कोई एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे कथन दिए गए हैं और यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, बताना कौन सा कथन सही है और कौन सा इसमें जो कथन है और कारण, इनमें कौन सा ऑप्शन सही। जैसे कि यहाँ पे कथन दिया गया है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। तो बिल्कुल सही दिया गया है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए जो विद्यार्थी होते हैं उनको स्वयं से करने के लिए कहना चाहिए। उसके बाद कारण यहाँ पे दिया गया है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो बिल्कुल ही गलत दिया गया यहाँ पे कि उदाहरण गैर उदाहरण जो होते हैं दोनों से संकल्पना को मजबूत किया जाता है। तो यहाँ पे कथन ए सही दिया गया, परंतु कारण आर यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को जो ए वाला ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, मतलब यहाँ पे पूछा गया कि विद्यार्थी जो होते हैं कब अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। तो शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए, जो अवधारणा है उसका संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। तो इस प्रकार जो विद्यार्थी होते हैं अच्छे प्रकार से सीखते हैं। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।